Costing फटाफट joint and buy products. वेलकम एवरीवन ऑन कॉस्टिंग फटाफट। मैं हेमेंद्र सोनी आज आपके लिए सीएमए इंटर के लिए सीए इंटर के लिए एक नया चैप्टर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूं, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट। जैसा कि हमेशा कहता हूं, ये एक अच्छा मार्क्स आपके पेपर में एग्जाम में आता है, अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपके कोर्स में। और ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। उस पार्ट को पढ़ने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, बट इस चैप्टर को पढ़ने में कई बार कई सारे बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहते हैं। तो मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस चैप्टर को जब पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियरेंस आएगी। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत ज्यादा सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरा कतई कहना नहीं है कि सवाल नहीं लगाएं, खूब प्रैक्टिस करें, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन लगाने में जो मजा आता है, जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है पढ़ाई के प्रति, वो हमको आगे की तरफ ले जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं कॉस्टिंग फटाफट में एक नया चैप्टर, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर के नाम के हिसाब से इसको समझ लें। ज्वाइंट, पहला क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में, सर ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है और बाई प्रोडक्ट क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। और कई बार हम लोगों ने कुछ एक नाम और सुना होगा, मेन प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग ज्वाइंट और बाई को समझेंगे, फिर मेन प्रोडक्ट पर आएंगे। वो सारे प्रोडक्ट्स जो एक ही तरह के रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद में एक साथ जनरेट होते हैं, वो सब कहलाते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। फिर मेरी बात को सुनिए, वो सारे प्रोडक्ट जो एक ही तरह के रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद या कई सारे प्रोसेस करने के बाद एक साथ जनरेट होते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। थोड़ा सा और आगे चलिए, जिनकी मार्केट वैल्यू होती है, जो सेलेबल फॉर्म में होते हैं, जो रेडी टू कंज्यूम होते हैं, जिनकी सेलेबल वैल्यू होती है। अब आ जाए, हमने कई चीजें आपको कही कि सिंगल रॉ मटेरियल से कई सारे प्रोडक्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिल्क इंडस्ट्री की बात करें तो मिल्क रॉ मटेरियल हो गया, जो दूध, कच्चा दूध गांव से लेकर आया जाता है, फिर जिसको हम बटर, पनीर, कर्ड, पॉस्चराइज्ड मिल्क, घी, छाछ, इस तरह के प्रोडक्ट, इसका मतलब इन सब का रॉ मटेरियल क्या है? मिल्क है। और प्रोसेस के बाद ये सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स में आप एक चीज ध्यान से रखिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद अपना स्वभाव बदलते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक साथ आ जाते हैं। तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स कुछ प्रोसेस के बाद आते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स एक साथ आ जाते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्ट कहते हैं। या हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल को प्रोसेस करने पर हमको पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, सीएनजी, पीवी, कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? ज्वाइंट प्रोडक्ट। अब इन्हीं ज्वाइंट प्रोडक्ट में कुछ बाय प्रोडक्ट होते हैं और कुछ मेन प्रोडक्ट होते हैं। मैंने क्या कहा? इन्हीं ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में से कुछ मेन प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं।
इसका मतलब ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। जॉइंट प्रोडक्ट हमने कहा जहां पर सिंगल रॉ मटेरियल से उनके प्रोसेस करने पर एक साथ या कई सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते, जनरेट होते हैं, तो जॉइंट प्रोडक्ट कहलाते हैं। और उन्हीं प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स को हम मेन प्रोडक्ट कहते हैं और उन्हीं में से जनरेट हुए प्रोडक्ट्स को हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन डिफरेंस कहां पर होना चाहिए? मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में। और जब मैंने ऊपर पढ़ाया था तो मैंने कहा था वो सारे प्रोडक्ट जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेलेबल हो, जिनकी मार्केट वैल्यू हो, जो रेडी टू यूज हो, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? मेन प्रोडक्ट। लेकिन वो सारे प्रोडक्ट्स जिनको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी जिनका कोई यूज ना हो, जिनकी कोई सेलेबल वैल्यू ना हो, जो मार्केटेबल ना हो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, दो वर्ड में बार बार बोल रहा हूं, एक बोल रहा हूं मैं प्रोसेसिंग, एक बोल रहा हूं फर्दर प्रोसेसिंग। एक बार प्रोसेस किया, उसके बाद हमने सोचा चलो अच्छा कुछ और ऐड ऑन करते हैं तो शायद इसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसके बावजूद वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है तो उसकी कोई सेलेबल वैल्यू नहीं है, देन इट इज नोन एज बाई प्रोडक्ट। इसको एग्जांपल से समझे। न्यूज़पेपर जब आता है उसको जब सुबह पढ़ते हैं तो वो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होता है, लेकिन जब वो हम पढ़कर शाम को उसको रख देते हैं और एक महीने बाद वही प्रोडक्ट मेरे किसी भी काम का नहीं रह जाता है, उसकी कोई भी यूज नहीं होता है, उसकी कोई भी सेलेबल वैल्यू नहीं होती है, इन दैट केस वो न्यूज़पेपर बाई प्रोडक्ट हो जाता है अगर उसका कोई फर्दर यूज नहीं है। अब अगर उसी न्यूज़पेपर को हम एनवलप बनाने में यूज कर ले, इसका मतलब अब उस प्रोडक्ट की, उस इनपुट की वैल्यू है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को बनाने में फर्दर यूज होने के बाद उसकी सेलेबल वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर एग्जांपल के तौर पर एक चीज और समझे। मान लीजिए एक कार है मेरे पास, डिंग 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 डिंग, एक कार मैंने बनाई। इस कार में ये जो टायर्स लगे हैं, इन टायर्स में से ये वाला टायर पंचर हो जाता है। पंचर होने के बाद इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है, तो इसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसका कोई फर्दर यूज नहीं हो सकता है और इसको हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। लेकिन अगर इसी टायर को जो पंक्चर है इसको लेकर हम इसमें दो टायर जोड़ दें तो ये, और इसको कलर कर दें, तो कलर करने के बाद ये हमारे पास बैठने के लिए, अगर हम इसको इस तरफ से देखें तो हमारे पास बैठने के लिए, एक लॉन में डालने के लिए एक डिफरेंट तरह का चेयर बन जाएगा। और अब हम इसको बेचेंगे बिग बाजार में ले जाकर। देन आजकल का ट्रेंड है जो डिफरेंट है वही बिकेगा, तो इसकी सेलेबल वैल्यू होगी। इन दैट केस अब ये टायर बाई प्रोडक्ट ना होकर मेन प्रोडक्ट हो जाता है। इसका मतलब मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में मेजर डिफरेंस है। मेन प्रोडक्ट प्रोसेसिंग या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद उसकी सेलेबल वैल्यू बढ़ जाती है, उसका यूसेज बढ़ जाता है, रेडी टू कंज्यूम हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ बाय प्रोडक्ट उसकी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी कोई भी सेलेबल वैल्यू नहीं होती है और उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद भी हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देन इट इज नोन एज बाय प्रोडक्ट। शुगर इंडस्ट्री के केस में बात करें तो जब हम शुगर केन को क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद जूस आता है और उससे हम चीनी और सारी चीजें बनाते हैं। जो गन्ने का छिलका है जिसका कोई भी यूज नहीं हो पाता है, उसको हम खाने के लिए बाहर गाय के लिए छोड़ देते हैं, देन इट इज बाय प्रोडक्ट।
गन्ने का छिलका इज बाई प्रोडक्ट, और जो जूस था वो फर्दर प्रोसेस होकर चीनी बनने चला गया, देन इट इज मेन प्रोडक्ट। लेकिन वही बगास, वही छिलका पेपर इंडस्ट्री में पेपर को बनाने के लिए एज इनपुट, एज रॉ मटेरियल यूज होता है। अब वो गन्ने का छिलका बाय प्रोडक्ट नहीं है, अब वो फर्दर यूज हो जाएगा, उससे पेपर बन जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी, वो मार्केट में यूज हो सकता है, देन इट इज नोन एज मेन प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट डिपेंड करता है सिचुएशन, कंडीशंस और उसकी कंडीशंस पर कि वो सेलेबल होगा या सेलेबल नहीं होगा। तो यहां पर आपको बात समझ में आई होगी कि है क्या, जॉइंट प्रोडक्ट है जो सिंगल रॉ मटेरियल, इसका मतलब जब एक ही रॉ मटेरियल से कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और उन प्रोडक्ट्स में कुछ मेन हो जाते हैं, कुछ बाय हो जाते हैं, जिसका डिफरेंस हम लोगों ने यहां पर देखा। अब जब एक ही रॉ मटेरियल से कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम प्रोडक्ट की जब कॉस्ट को असरटेन करना चाहते हैं, एक ही रॉ मटेरियल से जब कई सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं और उन प्रोडक्ट्स की हम जब कॉस्ट की बात कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि किस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होगी। और उसमें हम लोग कई बार टर्म यूज करते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक रॉ मटेरियल था, इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद 2 या 3 प्रोडक्ट्स बने, इस रॉ मटेरियल में ये एक साथ निकले और यहां 50,000 का था, तो इस रॉ मटेरियल में से कितना यहां, कितना यहां, कितना यहां, या इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में लेबर भी लगी थी 40,000 की, कितनी यहां, कितनी यहां या कितनी यहां। तो ये जो पैसा खर्च हुआ इनिशियल स्टेज पर, जिसके बाद प्रोडक्ट्स आए, तो उन कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट। और इस ज्वाइंट कॉस्ट को इन प्रोडक्ट्स में जब हम बांटने की बात करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है अपोर्शनमेंट। क्या कहलाता है? अपोर्शनमेंट। अब आप लोग बच्चों का बल्ब जल गया होगा कि अरे ये टर्म तो हम लोगों ने चैप्टर ओवरहेड में सुना था, जहां पर कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉमन खर्चे होते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं? अपोर्शन करते हैं। इसका मतलब सबसे पहली इस चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है कि ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट कैसे किया जाना चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले ये छोटा सा एग्जाम्पल था, चुन्नू सा, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक डायग्राम के थ्रू मैं पूरी चीज बताने की कोशिश करता हूं और ये पता चल जाएगा आखिर हम इसमें क्या करना है चैप्टर के आखिरी तक। अब आप देख रहे हैं तो एक फनल टाइप की लग रही है। यहां से हमने कुछ रॉ मटेरियल और कुछ और पैसे हमने खर्च किए, जो यहां से यहां तक प्रोसेस चला। उस प्रोसेस के बाद इस पॉइंट से 2 प्रोडक्ट अलग हो गए, ए और बी। पहले तो टर्म को समझेंगे और अभी दोनों प्रोडक्ट की सेलेबल वैल्यू है, इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट आर नोन एज मेन प्रोडक्ट एंड ज्वाइंट। मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट है, एक साथ निकले हैं और दोनों की सेलेबल वैल्यू है, इसलिए दोनों ही मेन प्रोडक्ट है। क्योंकि ये एक मशीन है, इस मशीन के अंदर कुछ प्रोसेस हुआ, खड़बड़ हुई और उसके बाद ये 2 प्रोडक्ट्स आए, इस पॉइंट से अलग हो गए। तो पहला, दिस पॉइंट इज नोन एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या कहलाएगा? स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब जहां से ये दोनों अलग हो गए। ये वो पार्ट है जो पैसा खर्च हुआ था। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ऑफ रुपीज, यहां से यहां तक कॉमन खर्चा है,
जो इसमें से कुछ पार्ट ए पर भी आया होगा और कुछ पार्ट बी पर भी आया होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट। दिस इज कॉमन कॉस्ट। ये क्या है? कॉमन कॉस्ट है। किस पर? ए और बी पर। लेकिन इस पॉइंट पर आने पर ए और बी नहीं मिले होंगे। इस पॉइंट पर ये दोनों अलग होना शुरू हो गए, अलग हो गए। फिर हमने यहां से यहां तक कुछ प्रोसेस किया होगा, उसके बाद हमको फिनिश प्रोडक्ट ए मिला। फिर यहां से लेकर यहां तक हमने प्रोसेस किया तो हमको एक प्रोडक्ट बी मिला। इसका मतलब यहां से यहां तक जो पैसा खर्च हुआ, दिस इज कॉल्ड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसका मतलब यहां पर ए और बी नहीं थे, यहां से अलग हुए, लेकिन जब हमने उसको कुछ प्रोसेस कर दिया तो हमको ए मिल गया। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सिमिलरली यहां से जब हमने पैसा खर्च किया यहां तक, जिसको हमने बोला फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो हमको प्रोडक्ट मिला बी। राइट? इसका मतलब ये खर्चा तो हमको पता है कि ये पैसा जो है वो किस पर खर्च हुआ? प्रोडक्ट ए पर खर्च हुआ। और ये पैसा स्पेसिफिकली किस पर खर्च हुआ? प्रोडक्ट बी पर खर्च हुआ। ठीक? ये पॉइंट क्या कहलाता है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां से प्रोडक्ट अलग होते हैं। यहां से यहां तक कॉमन पैसा खर्च हुआ, जिसको हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट कहते हैं। इसको या तो हम इसको हम प्री सेपरेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्री सेपरेशन कॉस्ट, अलग होने से पहले का खर्चा। और इसी तरह फर्दर प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, सेपरेट होने के बाद का खर्चा। इसका मतलब ज्वाइंट कॉस्ट क्या कहलाएगी? प्री सेपरेशन कॉस्ट कहलाएगी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या कहलाएगी? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कहलाएगी। अब इस प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया ए और बनकर तैयार हो गया बी। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप इस तो यहां पर हमने क्या किया? प्रोडक्ट रेडी हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो हमको क्या मिल जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें क्या ऐड कर देंगे? प्रॉफिट, तो हमको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये सब तो आपको आता है, कोई कंफ्यूजन बच्चों? यही काम बेटा हम क्या करेंगे? ये प्रोडक्ट बी की कॉस्ट हो गई, इसमें क्या ऐड कर देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या मिल जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या ऐड कर देंगे? प्रॉफिट, तो हमको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर कॉस्ट, क्वेश्चन में कॉस्ट कहां मिली? इसका मतलब यहां से यहां तक की कॉस्ट तो हमको पता है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हमको पता है, प्रॉफिट हम जोड़ देंगे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। लेकिन इस ज्वाइंट कॉस्ट में, ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है, इसमें से कुछ पैसा खर्च हुआ होगा ए पर, कुछ खर्च हुआ होगा बी पर। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ज्वाइंट कॉस्ट में कितना ए का है, कितना बी का है। इसका मतलब हमारा काम क्या है? ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करना। क्या हमारा पहला काम है? ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट। अब आपके मन में आएगा सर कैसे करेंगे? तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करें, अभी हम लोग बताएंगे कि ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने के कितने तरीके हैं। इसका मतलब जब ये ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट हो जाएगा, तो मान ले ये 1 लाख है, ये टूट कर आ जाएगा, कुछ ए में चला जाएगा, कुछ बी में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ए, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बी। इसका मतलब अगर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करें, मान ले प्रोडक्ट कॉस्ट किसकी? ए की, कैसे निकलेगी? तो हम क्या लिखेंगे? ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ए
जो अपोर्शन होकर आई ए पर, प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ए जो ये है, ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या ऐड कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस या सेल्स मिल जाएगी। इसी तरह हम प्रोडक्ट बी की भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बी की, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बी, फर्दर कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ बी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमको प्रॉफिट, फिर सेल। इसका मतलब क्वेश्चन में सब दिया होगा, केवल ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करना होगा, और फिर जब अपोर्शनमेंट कर लेंगे तो हमको प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल जाएगी। इसका मतलब क्वेश्चन में आएगा प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने, तो हम समझ गए हमको किस फॉर्मेट में चलना है। इसके लिए क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, जॉइंट कॉस्ट अलग अलग दी नहीं हुई है, तो हम पहला काम हो गया अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, और इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करना चाहते हैं और क्यों हमें जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है। पहला क्या था, जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर सकते हैं। हमने उसमें बेटा पढ़ा कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, हमने पढ़ा जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, हमने पढ़ा बाय प्रोडक्ट क्या होता है, हमने जॉइंट कॉस्ट पढ़ी, हमने जॉइंट कॉस्ट का पूरा प्रोसेस समझा, फिर जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शनमेंट करना है। और जब हम जॉइंट कॉस्ट के अपोर्शनमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट के मेथड क्या है। तो मेथड्स किस चीज के, फॉर अपोर्शनमेंट, किस चीज का अपोर्शनमेंट, ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एक पहला यूनिट बेसिस पर कर सकते हैं, मान लीजिए, फिर यहां वापस आ जाए। ये कॉमन प्रोसेस है जहां पर ज्वाइंट कॉस्ट थी 1 लाख रुपए की और यहां पर प्रोडक्ट ए और बी अलग हुए, इसकी 10,000 यूनिट मिली और इसकी 5,000 मिली, तो एक बेसिस हो सकता है 10,000 और 5,000 मतलब 10:5 या 2:1 के रेशियो में हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांट सकते हैं। तो यूनिट बेसिस पर हो सकता है। फिर यूनिट बेसिस पर हुआ तो किसी अच्छे, किसी समझदार, किसी पढ़े लिखे आदमी ने बोला होगा कि ये यूनिट बेसिस में बांटने पर थोड़ा सा गड़बड़ है, कभी कभी कहीं कहीं केसेस में फिट नहीं होगा। हो सकता हो प्रोडक्ट ए ज्यादा यूनिट्स में आ गया हो लेकिन उस पर कॉस्ट कम लग रही हो। जो मान लीजिए प्रोडक्ट बी की यूनिट बनने में 1 kg लगता है और प्रोडक्ट ए की बनने में केवल 200 ग्राम लगता है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ए की यूनिट्स तो ज्यादा आई बट मटेरियल कम कंज्यूम किया। अब मटेरियल कम कंज्यूम किया तो उस पर कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। तो उनका हाँ ठीक बात है, तो उन्होंने दूसरा मेथड सोचा। उन्होंने दूसरा क्या मेथड सोचा होगा यूनिट मेथड के बाद, उन्होंने क्या सोचा होगा, तो उन्होंने सोचा अच्छा चलो सेलिंग प्राइस पर कर देते हैं। सेलिंग प्राइस बेसिस बना दिया कि प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, प्रोडक्ट बी का सेलिंग प्राइस 15 रुपए है, तो रेशियो क्या हो गया 20:15 हो गया, या 4:3 हो गया। फिर कुछ इंटेलिजेंट लोग आए, इंटेलेक्चुअल लोग आए होंगे, बोले यार सेलिंग प्राइस पर सही नहीं है,
वो पर यूनिट पर होता है। हो सकता है इसका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, यूनिट कम बिकती हो, या यूनिट उसकी ज्यादा बिकती हो। तो बोले हाँ ये भी बात ठीक है, तो बोले एक सेल्स वैल्यू पर कर देते हैं। तो एक बन गया सेल्स वैल्यू बेसिस, एक हो गया सेलिंग प्राइस बेसिस, एक हो गया यूनिट बेसिस पर। फिर कुछ मंथन हुआ तो उन्होंने कहा हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एनआरवी मेथड। तो बच्चों मैं यहां आपको बता दूं कि अगर ये 3 मेथड क्वेश्चन में दिए हैं, इन 3 में से जो भी दिया है तो हमको वही यूज करना है जो क्वेश्चन हमसे यूज करने के लिए कहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट को अपॉर्शनमेंट करने का मेथड नहीं दिया गया है तो उस केस में हम हमेशा एनआरवी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम हमेशा नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। अब जो पहले वाला डायग्राम था उस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करूंगा और उसमें आपको 2 चीजें कि एनआरवी कैसे मिलती है और कुछ टर्म्स का और इस्तेमाल करूंगा। ध्यान से बच्चे पढ़े और इंटरेस्ट लेकर पढ़े। मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन में करना इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक समझ में नहीं आता है। यहां से लेकर यहां तक मेरी ज्वाइंट कॉस्ट क्लियर है, आपने समझा। फिर यहां पर प्रोडक्ट्स अलग होते हैं तो ये पॉइंट कहलाया स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो इसी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिक जाएंगे, उनकी मार्केट डिमांड ज्यादा है, और कुछ ऐसे होंगे जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिकने लायक नहीं होंगे, उन पर हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे कि चलो यार कुछ ऐसा कर दे ये और बिक जाए। तो जो इस पॉइंट पर बिक जाएंगे तो हम मान ले 3 प्रोडक्ट निकले, ए, सी और यहां पर बी। इसका मतलब बी जो है वो यहीं पर बिक जाएगा, वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद नहीं बिकेगा, या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी फर्दर प्रोसेसिंग से पहले है। जैसे क्रूड ऑयल है, प्रोसेस होगा तो व्हाइट पेट्रोल मिलेगा, व्हाइट पेट्रोल का सेलिंग प्राइस ज्यादा है, फिर हम व्हाइट पेट्रोल को प्रोसेस करते हैं तो हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिलता है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद मिलते हैं। इसका मतलब जो प्रोडक्ट यहां पर बिकेगा उसका वो क्या कहलाएगा, उसका सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। लेकिन प्रोडक्ट ए यहां पर नहीं बिका तो हमने इस पर यहां तक क्या करी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करी, और फिर उसमें अपना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ा, प्रॉफिट जोड़ा, तब सेलिंग प्राइस निकाला। तब ये सेलिंग प्राइस क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, या और क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब क्वेश्चन में आपको डिसीजन मेकिंग पे आ गए, या प्रोडक्ट बी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेच दे या फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद बेचे। तो बच्चों आपका दिमाग तुरंत जल जाएगा। जहां पर प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर स्प्लिट ऑफ पर ज्यादा है तो वहीं बेच देंगे, अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ज्यादा होगा तो वहां बेच देंगे। इसका मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के बाद आप बेचें या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेच दें। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए, पहला कि क्वेश्चन में ज्वाइंट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करना है, फिर अपोर्शनमेंट के बाद देखना है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिकेगा
कि आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बिकेगा। फिर क्वेश्चन बन सकता है, डिसीजन लेना है कि प्रोडक्ट बी को स्प्लिट पे बेचें या फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद बेचें। फिर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एनआरवी क्या होता है उसको बताएंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि यहां पर सेलिंग प्राइस इधर से जब आए तो हमने कैसे पढ़ा, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ए प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ए प्लस अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है तो, और नहीं है तो हमने ऐड किया प्रॉफिट, तो हमको मिल गया सेलिंग प्राइस। करेक्ट। अब हम रिवर्स चलते हैं। अब हमको ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट नहीं पता है और ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शन करना है हमको एनआरवी मेथड से। ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करना है हमको एनआरवी से। तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किनसे बनी थी, फर्दर प्रोसेसिंग और अपोर्शनमेंट, तो फर्दर प्रोसेसिंग माइनस कर देंगे तो बचेगी क्या, ज्वाइंट कॉस्ट, है ना। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट ए है ये हो गया और ये प्रोडक्ट बी हो गया, इसका मतलब हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट ए का बी का लेना है, उसमें से उनका प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, टोटल कॉस्ट हमने बताया था ज्वाइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से बनती है। तो फर्दर प्रोसेसिंग माइनस कर देंगे तो ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी और इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट के इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटेंगे। मेरी बात ध्यान से समझे, ज्वाइंट कॉस्ट का जो ये रेशियो आएगा इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करेंगे। तो ये हमने देखा कि 4 मेथड से किस तरह से हम ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करते हैं और फिर करेंगे और कैसे हम उसकी कॉस्ट शीट को ड्राफ्ट करेंगे, कैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। एक बार फिर मैं आपको इस वीडियो में मैंने आपको ज्वाइंट बाई प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल पार्ट बताया है। अभी हम लोग इसमें आगे, तो हमने यहां क्या पढ़ा कि क्या होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम अपोर्शनमेंट कर सकते हैं, किन किन मेथड से, एनआरवी मेथड से कैसे करेंगे। अब जब हम बाई, मेन प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम बाई प्रोडक्ट पर चलते हैं। और जब हम बाई प्रोडक्ट्स पर आए तो मैंने आपको बताया कि वो प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है या जिनको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं मिलती है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा इनका ट्रीटमेंट और एक ज्वाइंट और बाई प्रोडक्ट का बड़ा सा बढ़िया सा सवाल। फाइनल वालों के लिए मैं एक क्वेश्चन 2 कराता हूं, बट इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर के मैं 3 अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद 100% आई प्रॉमिस यू कि कोई क्वेश्चन आपको बीच में रोक नहीं सकेगा, आप फटाफट उन क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। इसी के साथ अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, तो जरूर बिना हिचके हुए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर शेयर करें। मैं प्रॉमिस करता हूं लेकर उसका सलूशन जरूर आऊंगा। टिल देन, गुड बाय।